हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 33 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है, ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस के मामले देखे गए हैं? तो देखिए, वेस्ट नाइल वायरस के मामले देखे गए हैं केरल राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, केरल में टोमेटो फ्लू के बाद अब वेस्ट नाइल वायरस का मामला सामने आया है। केरल के त्रिशूर जिले में केरल के त्रिशूर जिले में 47 साल के शख्स की इस वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई है। देखिए, वेस्ट नाइल या इसको वेस्ट नील वायरस भी कहा जा रहा है। तो वेस्ट नाइल या वेस्ट नील वायरस वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है, जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा येलो फीवर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली 5G तकनीकी आधारित ऑडियो और वीडियो कॉल का परीक्षण किया है। यह कॉल परीक्षण के दौरान की गई, जो पूरी तरह सफल रही। 5G कॉल पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित तकनीकी से किया गया है। इसके पूरे नेटवर्क का डिज़ाइन भारत में ही हुआ है। भारत में ही इसके पूरे नेटवर्क का डिज़ाइन किया गया है। और देखिए, आईआईटी मद्रास से सफलतापूर्वक 5G कॉल का परीक्षण किया गया और इसका पूरा इन टू इट नेटवर्क का डिज़ाइन इन टू इट जो नेटवर्क का डिज़ाइन है और इसका विकास है, वो भारत में ही किया गया है। और माना जा रहा है कि इस साल तक 5G सेवा पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने के साथ ही सर्विस की गुणवत्ता का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और इसके अलावा कई तरह की नई सर्विस मिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुल्ताना बेगम का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? देखिए, हाल ही में सुल्ताना बेगम इनका निधन हो गया है और ये संबंधित थी किस क्षेत्र से? लेखक यानी कि एक लेखिका थी ये। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुल्ताना बेगम एक प्रख्यात पंजाबी लेखिका थी। एक प्रख्यात ये पंजाबी लेखिका थी। इनके जन्म की बात करें तो वर्ष 1949 ईस्वी में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। पंजाबी और उर्दू में पंजाबी और उर्दू में पंजाबी और उर्दू में एमए करने के बाद इन्होंने भारतीय रंगमंच में पीएचडी की और सुल्ताना बेगम ने फारसी भाषा में डिप्लोमा भी किया था। पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें प्रोफेसर जोगा सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो हाल ही में मोहाली जिले के एक निजी अस्पताल में
72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो सुल्ताना बेगम जो थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये एक पंजाबी लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीराकोट किला कहाँ स्थित है? देखिए सीराकोट किला ये स्थित है आपके कहाँ पर? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए सीराकोट जो किला है ये आपका कहाँ पर? डीडी हाट में स्थित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीडी हाट में स्थित है आपका सीराकोट का किला। देखिए वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। वर्तमान जो डीडी हाट है वो कहाँ पर किस क्षेत्र में? सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। डीडी हाट किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है डीडी हाट आपका। तो वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी सीरा, और राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। देखिए हाट घाटी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए आपसे कि हाट घाटी कहाँ स्थित है? हाट घाटी ये आपके डीडी हाट में स्थित है, जहाँ धर्मगाड़ व बदनी गाड़ नदियाँ बहती है, और मण का सूर्य मंदिर और इसके अलावा जल देवी का मंदिर ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में ही स्थित है। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, बैजनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए बैजनाथ जो मंदिर थे आपके इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बैजनाथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था कत्यूरी शासकों के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए बैजनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों का समूह है, और इसके मुख्य मंदिर में आदमकद, ध्यान दीजिएगा इसका जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। बैजनाथ जो है ये कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कत्यूरी जो शासक थे कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी बैजनाथ, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और ब्राह्मणी देवी का मंदिर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कत्यूरी जो शासक थे इनकी पहली राजधानी कहाँ पर थी? दूसरी तो थी आपके बैजनाथ में, पहली राजधानी कहाँ पर थी? आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? देखिए उत्तराखंड वन विकास निगम इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। देखिए वन विकास निगम का जो कार्य है ये वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है, और वन विकास निगम के शिविर कार्यालय की बात करें तो इसका शिविर कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में इसका शिविर कार्यालय है उत्तराखंड वन विकास निगम का। और आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश वन विकास निगम अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम जो है ये वर्ष 1974 में पारित हुआ था, और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम जो है ये 2001 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था? देखिए गोत्री वंश जो है इसका प्रतापी शासक बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शील वर्मन। गोत्री वंश का प्रतापी शासक था शील वर्मन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। कहाँ पर राज्य था गोत्री वंश का? कालसी प्रदेश के आसपास गोत्री वंश का राज्य था, और इस वंश का प्रतापी शासक था शील वर्मन। और शील वर्मन ने बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया। पूछा जा सकता है कि बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शील वर्मन, जो कि गोत्री वंश का प्रतापी शासक है। और इसने यमुना के तट पर
नदी के तट पर इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। किसने? शील वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवासा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोवासा ताम्रपत्र ये संबंधित है किस शासक से? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद शासक ज्ञान चंद से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज्ञान चंद की बात करें तो ज्ञान चंद ने 1368 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया और गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था। किस नंबर का ये चंद शासक था? 29वां चंद शासक था और ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान था और ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कठेरियों का शासन हुआ करता था। कटेरियों का शासन हुआ करता था। फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। तो गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फिरोज जो आपके ज्ञानचंद हैं इनको गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको गरुड़ की उपाधि दी गई है। और जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने तराई क्षेत्र का जो तराई क्षेत्र है ये किसको सौंप दिया था? गरुड़ ज्ञानचंद को सौंप दिया था। तराई क्षेत्र का सारा शासन जो है वो किसके उसमें आ गया था? गरुड़ ज्ञानचंद के कब्जे में। अगला देखिएगा, आशीर्वाद योजना का संबंध है। देखिए, आशीर्वाद योजना इसका संबंध बताना है किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन। रोजगार सृजन से आशीर्वाद योजना का संबंध है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए, समाज सेवा के लिए दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार जो कि प्रारंभ किया गया फिलीपींस की सरकार के द्वारा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मैग्सेसे पुरस्कार है जो कि फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जाता है। कब से इसकी शुरुआत ही पूछा जा सकता है? तो वर्ष 1957 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? पूछा जाए आपसे तो किसको? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए, रामखेलिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। रामखेलिया बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, बिहार के अन्य लोक नृत्यों की अगर हम बात करें कौन कौन से नृत्य बिहार राज्य में किए जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा। बैगा बैगा जो नृत्य है ये आपके कहाँ पर? बिहार में किया जाता है। इसके अलावा जदूर नृत्य भी आपके बिहार राज्य में ही किया जाता है। जाया, इसके अलावा जट हो गया, जाटिन, माधी, ये सभी नृत्य किए जाते हैं बिहार राज्य में। इसके अलावा मोह का नृत्य भी आपका यहीं पे किया जाता है। लुझरी नृत्य, विदायत नृत्य, विदायत नृत्य। इसके अलावा देखिए, कीर्तनिया नृत्य भी बिहार राज्य में ही किया जाता है। कीर्तनिया कीर्तनिया नृत्य किया जाता है। इसके अलावा पंवरिया नृत्य भी यहीं पे किया जाता है। जात्रा नृत्य, सोहसाई
सोहसाई नृत्य, इसके अलावा जाट नृत्य और जाटिन नृत्य। जाट और जाटिन नृत्य भी आपके बिहार राज्य में ही किए जाते हैं। तो ये सभी नृत्य बिहार राज्य में किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कलमकारी ये संबंधित है किस राज्य से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है कलमकारी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है। कला का एक प्रकार है कलमकारी। और ये भारत में जो कलमकारी है ये दो रूप में प्रधान रूप से विकसित है। ध्यान दीजिएगा, दो रूप से प्रधान रूप से ये विकसित है। एक प्रकार कौन सा है इसका? एक प्रकार है मछी लिप्टनम, मछी लिप्टनम। और पहला है मछी लिप्टनम कलमकारी, दूसरा है श्री कला हस्ती कलमकारी। श्री कला हस्ती कलमकारी। तो ये दो प्रधान रूप से दो रूप विकसित किए गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के। भारत में जो है दो प्रकार इसके विकसित हैं। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? देखिए, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये आपके कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। न्यूयॉर्क हार्बर में ये स्थित है। तो न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित ये एक विशाल मूर्ति है जो कि किसकी बनी हुई है? तांबे की ये मूर्ति बनी है। तांबे की यह मूर्ति 151 फीट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला को मिलाकर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 305 फुट। देखिए, 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 22 मंजिला यह मूर्ति है। तो 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को दी थी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर पूछा जा सकता है? तो न्यूयॉर्क हार्बर में यह प्रतिमा लिबर्टी द्वीप पर स्थित है और इसका नाम लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही रखा गया है। तो लिबर्टी से याद रखिएगा, ये लिबर्टी द्वीप पर ही स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का एक स्थायी प्रतीक है और साथ ही दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले योग्य स्थलों में से एक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क के हार्बर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट ये स्थित है आपके कहाँ पर? झारखंड राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके सहयोग से ये बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया था और यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1964 ईस्वी में यह एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था और बाद में इसे भारत सरकार के अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। और पहले इसका नाम क्या था? पहले इसे बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई? देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी इसकी स्थापना की गई किस वर्ष? वर्ष 1921 ईस्वी में कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 ईस्वी में स्थापित की गई और इसका कार्य
वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना था। और देखिए इस कमेटी ने वर्ष 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया। कौन कौन से जिला थे? एक तो था आपका अल्मोड़ा, दूसरा था नैनीताल और तीसरा गढ़वाल। तो अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल 3 जिला कमेटी में इसको विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए भेषज विकास योजना इसको बनाने का जो मुख्य श्रेय है वो किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रजापति जोशी। भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय श्री प्रजापति जोशी को दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेशन पसंद आ रहा है आपको, लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको हिंदी की सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। कल सुबह आपको 10 बजे मिलेगी हिंदी की क्लास, तो आप सभी लोग सुबह 10 बजे रेडी रहेंगे। और साथ ही साथ आपको देखिए ये फॉरेस्ट गार्ड वाली डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, उसके बाद भी मैं आपके लिए 2 से 3 घंटा निकालने की कोशिश करती हूँ। देखिए काफ़ी समय लगता है ना इन क्लासेस को बनाने में भी, तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम को सपोर्ट करना है। और आप सभी लोग बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं स्टडी विद एम को, ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें। और साथ ही साथ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए भेषज विकास योजना जो है 1949 ईस्वी के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी। भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी। और प्रारंभ में भेषज विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा व नैनीताल तक सीमित था। पहले इसका प्रसार अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित रखा गया। और इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया? तो कौन सी ये योजना थी? भेषज विकास योजना थी, जिसके तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और वर्ष 1953 ईस्वी में औषधि निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया। देखिए कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के प्रथम प्रबंधक का जो कार्य है वो भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के प्रथम प्रबंधक का कार्य भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया। और इस योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार कहाँ पर किया गया? टिहरी और पौड़ी में भी इसका विस्तार किया गया वर्ष 1955 ईस्वी में। पहले ये अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित रखा गया था। अगला देखिएगा, बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू की गई? देखिए बेलाडोना की जो खेती है ये कुमाऊं में शुरू की गई थी आपके किस वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1947, सॉरी वर्ष 1903 ईस्वी। बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू की गई थी? वर्ष 1903 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गिल ने, नॉर्मन गिल जो थे, इन्होंने 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी। किसने शुरू की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मन गिल ने 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी। गिल ने एट्रोपा बेलाडोना के जो बीज थे वो विदेश से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया। और नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट भी लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, युगवाणी
समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया? देखिए युगवाणी समाचार पत्र जो है आपकी, इसका प्रकाशन वर्ष 1947 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 4 तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1947 में देहरादून से, कहाँ से? देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसको रियासती पत्र भी कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में यह पत्र लिखता था, तो इस कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया। और इस पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? भगवती प्रसाद पांथरी के द्वारा। और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने इस पत्र का संपादन किया था। और युगवाणी समाचार पत्र का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को पहला अंक इसका प्रकाशित हुआ देहरादून से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? देखिए कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है, इसके नायक थे कौन? प्रताप सिंह। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। और इस सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? डाडा मंडी में इस सत्याग्रह की पहली बैठक हुई थी। तो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है। तो देखिए यजुर्वेद जो है आपका, इसमें यजुर का अर्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेद की बात करें तो वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य, वेद जो हैं ये प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद हैं आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। देखिए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बताना था, तो बलिदान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। देखिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आयु के द्वारा। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो किस वेद को? साम वेद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और गायत्री जो मंत्र है, गायत्री जो मंत्र है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? स्वामी विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। और गायत्री मंत्र ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है ये अंधविश्वास, वशीकरण और रोग निवारण के बारे में इसमें दिया गया है, तो इससे संबंधित है। और सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।